हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हम बना रहे हैं कि आप थाईलैंड में वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे पास वर्क परमिट दो तरीके हैं। एक तरीका जो 100% सही है और दूसरा तरीका सही भी है और गलत भी है। तो पहले बात करते हैं हम नंबर 1 की, कि सही तरीका क्या है। सही तरीका वर्क परमिट का ये है मेरे भाई कि आप एक कंपनी में अप्लाई करते हैं अपने वर्क को, जॉब के लिए यानी कि, तो उसमें कंपनी आपको हायर करती है। उस कंपनी के आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। वो कंपनी यानी कि आपको डॉक्यूमेंट देगी, जिसको डीबीडी बोला जाता है, डीबीडी फाइल। वो आपको मिलेगी। वो फाइल मैक्सिमम 30 to 50 पेजेस की होती है, जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। उस पर कंपनी ओनर के सिग्नेचर्स होते हैं, आपको भी सिग्नेचर्स करने होते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट आपने अपनी एम्बेसी में देने होते हैं, यानी कि आप वो डॉक्यूमेंट अपनी कंट्री में अपनी एम्बेसी में जमा करवाएंगे, तो वो फिर आपको एक नॉन बी वीज़ा देंगे, जिसे बिज़नेस वीज़ा भी बोला जाता है। वो नॉन बी वीज़ा आप लेकर थाईलैंड में आएंगे। तो इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिस्टम तो यहाँ तक सही है। लेकिन जो पाकिस्तान में है, जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो फिर आपको उस वीज़े को प्रोटेक्टर करवाना होगा। उस प्रोटेक्टर करवाने को बाद आपको सिंगल वन साइड टिकट लेके आपको थाईलैंड आना है और आपको उसी कंपनी में काम करना होगा। यह है मेरे भाई एक ओरिजिनल तरीका, ऑथेंटिक तरीका, जो आपका 100% रियल तरीका है। इसमें आपकी सैलरीज सारा कुछ आपको उसी कंपनी में, आपका जो भी हिसाब किताब है वो आपको पे करेगी। ये आपका एक ओरिजिनल वे है। तो दूसरा वे ये है कि आप किसी भी एजेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आप लेते हैं और उस पर आप नॉन बी वीज़ा लेते हैं, फिर साल का वीज़ा लेते हैं। तो उसमें वीज़ा लेने की हद तक तो आप सही हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहे, आप उसका वीज़ा लेके किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, जो इलीगल है। यहाँ पर इलीगल यानी कि अगर आप इमिग्रेशन आती है, आपको चेक करती है, आपके पास वीज़ा किसी और कंपनी का है, आप काम कहीं और कर रहे हैं, तो उसमें इमिग्रेशन आपको या तो फ़ाइन पे डाल सकती है या फिर आपको डिपोर्ट भी कर सकती है। तो जो ये है दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में ये है कि आपको हर मंथ आपको अपना एक टैक्स भी देना पड़ता है एजेंट को, जो मैक्सिमम 1800 से लेके 2500 तक होता है। तो वो आपको मंथली वो टैक्स भी देना पड़ता है एजेंट को, सारा कुछ। और तरीका फिर भी 2 नंबर ही है, क्योंकि अगर जब आपको इमिग्रेशन पकड़ेगी, आपका वर्क परमिट किसी और कंपनी का होगा, आप कहीं और काम कर रहे होंगे, तो ये थाईलैंड में इलीगल होता है मेरे भाई। तो इस बेस पे आप काम ना करें तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे लोग कर भी रहे हैं, उनका अपना मैटर है, अपने रिस्क पे करते हैं वो। तो जो ओरिजिनल तरीका है, वो ओरिजिनल तरीका यही है कि आप जिस किसी कंपनी में अप्लाई करें, उसी कंपनी का आप वीज़ा लें, उसी कंपनी में ही आप काम करें। तो ये एक ओरिजिनल वे है, जिसमें आपकी सेफ्टी भी है और आप लॉन्ग टाइम के लिए थाईलैंड में रह भी सकते हैं। और तीसरा वीज़ा जो है, एक और भी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। जो तीसरा वीज़ा है वो होता है स्टूडेंट वीज़ा, जो 100% इलीगल है काम के लिए। अभी यहाँ पे काफ़ी लड़के पकड़े जाते हैं जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा होता है, तो उनको 100% डिपोर्ट किया जाता है। उसमें बचने के कोई चांस नहीं है और उसमें आपको बैन भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट वीज़ा लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे काम करें, तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक काम है, वो इलीगल के बराबर ही है। यानी कि जिसके पास वीज़ा नहीं होता और जिसके पास स्टूडेंट वीज़ा होता है और वो काम कर रहा है, तो वो सेम ही है। जब आप पकड़े जाएंगे तो जिस तरह इलीगल यानी कि ओवर स्टे के वाले के साथ सलूक किया जाता है, उसी तरह आपके साथ भी किया जाएगा। जो अभी नया प्रोसीजर है यहाँ पे, जो स्टूडेंट वीज़ा है, जो अभी सिस्टम इन्होंने बना दिया है, मेरे ख्याल में काम स्टार्ट हो गया है। बाकायदा आपके कॉलेज स्कूल जिसका भी आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, वो वहाँ पे चेक करते हैं। अगर आपकी गैर हाज़िरी है, आप नहीं जा रहे, तो वो वीज़ा आपका कैंसिल कर दिया जाता है।
तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, छोटी सी वीडियो है, मैं तो डायरेक्ट बात करता हूँ, इधर उधर घुमा शुमा के अपनी वीडियो को बड़ा नहीं करता। जो मेन पॉइंट होता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप सुने और उसके ऊपर अमल करें। तो जो रियल तरीका है वो यही है कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करें, उन्हीं का आप डॉक्यूमेंट लें और उसी के ऊपर आप काम करें। तो अभी मैंने आपको पहला वीज़ा जो बताया, यानी कि वर्क परमिट, वर्क परमिट इस तरह होता है कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वो फिर आपको, अगर आप अपनी कंट्री में बैठे हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, पाकिस्तान या इंडिया जहाँ पे भी है, वहाँ पे आप अपनी पूरी फ़ाइल बना के, फ़ाइल बनाने यानी कि उनका जो डीबीडी है, आपका पासपोर्ट की कॉपी, आपकी एनटीएन नंबर, ये सारा कुछ आप बना के, वो फ़ाइल बना के आप एम्बेसी में जमा करवाते हैं। अभी तो ई वीज़ा हो गया, आप कंप्यूटर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी बैंक स्टेटमेंट भी आपने इसके अंदर लगानी है, तो उसमें आपको वो स्टिकर वीज़ा ही आपको, सॉरी ई वीज़ा ही आपको भेजेंगे आपके मेल पे, और आप नॉन बी वीज़ा लेके थाईलैंड आ सकते हैं। और दूसरा तरीका इसमें ये है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं तो यहाँ पे कंपनीज़ वगैरह में आप जॉब अप्लाई करें, अगर कोई आपको ओके करता है तो आप उनके डॉक्यूमेंट लें और वापस आप कंट्री में जाएं, और वहाँ पे आप अपना वीज़ा फिर अप्लाई करके दोबारा नॉन बी लेकर यहाँ पे आए, या यहाँ पे भी अगर चेंज हो सकता है तो वो भी आप करवा सकते हैं। अगर नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, तो आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप अपना नॉन बी लेके आ सकते हैं। तो यही है ओरिजिनल तरीका यहाँ पे लंबा अरसा रहने का, असल ओरिजिनल तरीके से। और जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे पता क्या मसला होता है कंपटीशन का। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी अच्छी चल रही है, तो इधर उधर वाले जो होते हैं वो आपको ख़राब करते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इतना दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसे आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब होती है। इस तरह नहीं करना आपने। आप जिस कंपनी में जाते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको वीज़ा देते हैं, सारा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत, जो आप वीडियो में सुन रहे हैं कि ईजी है, ये इतना ईजी नहीं है। क्योंकि कंपनी को जब वीज़ा निकालना पड़ता है तो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये काम भाई मत करें। आप आएँ जिस कंपनी में आपको, जिसने नॉन बी दिया, आपके ऊपर बहुत उन्होंने ट्रस्ट करके दिया है। ये चीज़ें किस्मत वालों को यहाँ पे मिलती हैं, ईज़िली नहीं मिलती। तो इस चीज़ की आप कदर करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आते हैं। हाँ, मेरी कंपनी में भी इस तरह होता है कि आते हैं, वीज़ा लेकर चल भाई तितर बितर, अब हम कुछ नहीं, बाद में फिर माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं वो आपको किसी टाइम भी उड़ा सकता है, फिर ना आप इधर के ना आप उधर के। तो मेरे भाई बेहतर है, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं आप उनके पास काम करें, कि वो आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करके, क्योंकि उनको भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं तब जाकर नॉन भी निकलता है। इतना इजी नहीं है नॉन भी यहाँ पे किसी को देना। काफ़ी ट्रस्ट करके आपके ऊपर वो आपको डॉक्यूमेंट और सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको भी टैक्स पड़ते हैं, आपको तो पड़ता ही पड़ता है मंथली, उन बेचारों को भी टैक्स पड़ते हैं, काफ़ी देखभाल के वो काम करते हैं। तो धोखा मत किसी को दें, और धोखा आप देंगे तो आपको ही नुकसान होगा, मालिक को कोई नुकसान नहीं होता। तो इस वजह से इन चीज़ों से आप दूर रहें। आना है तो सही नीयत से आप यहाँ पे आके काम करें, ना तो यहाँ पे जितने भी शहजादे होशियार चालाक आते हैं वो फिर बाद में यहाँ पे कुत्ते की तरह इधर उधर फिर रहे होते हैं। मैं तो सीधी बात करूँगा। तो ये इतनी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको कोई और सवाल जवाब पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।